नमस्कार और इस त्वरित व व्यावहारिक एमसीपी कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम एमसीपी प्रोटोकॉल यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे, जिसे एंथ्रोपिक ने विकसित किया है। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य एजेंट्स को बाहरी सेवाओं के साथ एकीकृत करना आसान बनाना है। इस कोर्स का पहला कदम है आपको एमसीपी का एक स्पष्ट अवलोकन प्रदान करना। हम जानेंगे कि यह तकनीक इतनी चर्चा में क्यों है और यह ट्रेंडिंग टॉपिक क्यों बनती जा रही है। इस नई तकनीक की मांग लगातार बढ़ रही है। हम प्रोटोकॉल की संरचना में भी गहराई से जाएंगे। इसके बाद हम प्रायोगिक सत्रों की ओर बढ़ेंगे। हम एमसीपी सर्वरों को कर्सर, एआई और नो-कोड टूल एनएचएन के साथ एकीकृत करेंगे। दोनों मामलों में आपको हर टूल का परिचय मिलेगा ताकि आप उनका अधिकतम लाभ उठा सकें और यह जान सकें कि उन वातावरणों में प्रोटोकॉल कैसे इस्तेमाल करें। एक उदाहरण जो हम बनाएंगे वह है गिटहब से एमसीपी सर्वर को कर्सर एआई के साथ एकीकृत करना। दिखाई गई छवि में आप गिटहब एमसीपी सर्वर को उसकी सभी उपलब्ध विशेषताओं के साथ क्रियाशील देख सकते हैं। वहीं से हम इसे एकीकृत करना और इसके साथ चैट करना शुरू कर सकते हैं और इस प्रोटोकॉल के माध्यम से गिटहब द्वारा प्रदान की गई कार्यक्षमताओं का पता लगा सकते हैं। हम इन सभी चीजों को एक-एक करके व्यावहारिक और सरल तरीके से समझेंगे ताकि आप भी इस प्रोटोकॉल का उपयोग अपने प्रोजेक्ट्स में कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आप उत्साहित हैं। मैं वास्तव में आपके साथ इस कोर्स की शुरुआत करने के लिए उत्सुक हूं। क्लास में मिलते हैं। इस क्लास में हम कोर्स का एक नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं जो शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। मैं एमसीपी के साथ इंटीग्रेशन सेशन की बात कर रहा हूं। इससे पहले कि हम यह जानें कि ये इंटीग्रेशन हमारे एजेंट्स को कैसे सशक्त बना सकती हैं, मैं आपको जल्दी से यह समझाना चाहता हूं कि एमसीपी क्या है। मैं फिलहाल उस आधिकारिक डॉक्यूमेंटेशन साइट पर हूं जो इस प्रोटोकॉल को कवर करती है। एमसीपी एक प्रोटोकॉल है जिसे एंथ्रोपिक ने विकसित किया है, जो एलएलएम्स जैसे क्लॉड के पीछे की कंपनियों में से एक है। एमसीपी का मतलब है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल और इसका मुख्य उद्देश्य एलएलएम्स पर बने एजेंट्स के साथ बाहरी ऐप्स को इंटीग्रेट करना आसान बनाना है। संदर्भ के लिए, करीब 2 या 3 साल पहले जब चैट जीपीटी आया तो जनरेटिव एआई में जबरदस्त उछाल आया। इसके बाद ओपनएआई, एंथ्रोपिक, मिस्ट्रल और अन्य कंपनियों के मॉडल्स आने लगे। फिर लैंगचेन, लामा, इंडेक्स और अन्य जैसे एलएलएम ऑर्केस्ट्रेटर आए। इन टूल्स ने हमें एलएलएम्स को बाहरी फीचर्स के साथ इस्तेमाल करने की सुविधा दी। इसके लिए हमें एक फंक्शन, एक टूल डेवलप करना पड़ता था, उसे ऑर्केस्ट्रेटर में रजिस्टर करना होता था और फिर एलएलएम बाहरी एप्लीकेशन से सॉल्यूशंस कनेक्ट करके प्राप्त कर सकता था। समस्या यह थी कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी और यह बिल्कुल भी सहज नहीं था। यहाँ तक कि आज भी कई डेवलपर्स को इसमें दिक्कत होती है। इसीलिए एंथ्रोपिक ने एमसीपी पेश किया, एक प्रोटोकॉल जो एलएलएम्स और बाहरी सेवाओं के बीच इंटीग्रेशन आसान बनाता है। आप एमसीपी को प्लगइन की तरह समझ सकते हैं जिसे ऐप में जोड़ते हैं। इसके बाद आपके एजेंट को सुपर पावर मिलती है, जैसे कस्टम टूल, लेकिन इसकी सेटअप प्रक्रिया और भी आसान होती है। यही हम इस सेशन में एक्सप्लोर करेंगे। आधिकारिक साइट के अनुसार एमसीपी एक ओपन प्रोटोकॉल है जो यह मानकीकृत करता है कि ऐप्स एलएलएम्स को संदर्भ कैसे प्रदान करें। इसे आप एआई ऐप्स के लिए यूएसबी-सी पोर्ट की तरह समझ सकते हैं। यह एआई मॉडल्स को विभिन्न डेटा स्रोतों और टूल्स से जोड़ने का एक मानकीकृत तरीका प्रदान करता है। कुछ मुख्य फायदे हैं: तैयार इंटीग्रेशनों की बढ़ती सूची, एलएलएम प्रोवाइडर्स के बीच आसानी से स्विच करने की सुविधा और आपके डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोत्तम प्रथाएं। अगर आप एआई की ताज़ा खबरों से अपडेट रहते हैं तो आपने हाल ही में यह शब्द कई बार सुना होगा। आइए इसे गूगल ट्रेंड्स पर चेक करते हैं। अगर आप एमसीपी सर्च करेंगे तो आपको इसमें रुचि का बड़ा उछाल दिखाई देगा। लोग वाकई में अब इसकी ओर ध्यान देने लगे हैं। एमसीपी के पीछे विचार यह है कि एजेंट्स को बाहरी सेवाओं से कनेक्ट करना आसान बनाया जाए। हम गिटहब और कर्सर एआई का उपयोग करके एक उदाहरण इंटीग्रेशन भी बनाएंगे। इस तरह हमारा एजेंट ऐसे सवालों के जवाब दे सकेगा जैसे कि किसी यूजर के पास कितनी रिपोजिटरीज हैं
कौन सी सबसे लोकप्रिय है और भी बहुत कुछ। तो आज हमने MCP प्रोटोकॉल के बारे में बात की। मुझे लगता है कि यह आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा और AI एजेंट्स और ऐप्स को विकसित करना काफी आसान बना देगा। अगली क्लास में हम MCP प्रोटोकॉल की पूरी आर्किटेक्चर को कवर करेंगे। फिर मिलेंगे। इस पाठ में हम MCP प्रोटोकॉल की सामान्य आर्किटेक्चर का अन्वेषण करेंगे। इस अपेक्षाकृत नए प्रोटोकॉल के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एंथ्रोपिक्स वेबसाइट पर उपलब्ध डॉक्यूमेंटेशन देखें। वेबसाइट पर MCP से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। इसमें इसकी आधिकारिक डॉक्यूमेंटेशन शामिल है जिसे हम यहाँ चर्चा कर रही हैं, और इसका क्लाउड डेस्कटॉप के साथ इंटीग्रेशन भी है। यह इंटीग्रेशन क्लाउड डेस्कटॉप IDE के भीतर MCP के उपयोग को सक्षम बनाता है। MCP को क्लाउड डेस्कटॉप, कर्सर, AI और अन्य संगत टूल्स के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि MCP एक हालिया विकास है जो केवल कुछ महीनों पुराना है। इसके हाल ही में पेश किए जाने को देखते हुए लगातार बढ़ती मांग के कारण यह संभावना है कि विभिन्न टूल्स में इस प्रोटोकॉल के लिए व्यापक समर्थन मिलेगा। यहाँ इसके काम करने का एक सामान्य अवलोकन दिया गया है। इसे अंग्रेजी में समझाने के लिए मैं डॉक्यूमेंटेशन का हवाला देता हूँ। यहाँ एक लोकल डेटा स्रोत और एक होस्ट होता है जो आपका IDE, क्लाइंट एप्लीकेशन, क्लाउड एनवायरनमेंट या अन्य टूल्स हो सकते हैं। टूल और डेटा स्रोत के बीच एक MCP मध्यस्थ होता है, विशेष रूप से एक MCP सर्वर। इस सर्वर की विभिन्न भूमिकाएं और दृष्टिकोण हो सकते हैं। हम जानेंगे कि एक रिमोट रिपोजिटरी है जिसमें विभिन्न उपलब्ध MCP सर्वर मौजूद है। इन सर्वरों को आपके टूल के साथ एकीकृत किया जा सकता है ताकि विशिष्ट सेवाओं और एजेंट्स तक पहुंच मिल सके। यदि आवश्यक हो तो जानकारी इंटरनेट से भी वेब API के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। मूल रूप से MCP होस्ट उन प्रोग्राम्स को कहा जाता है जैसे कि क्लाउड डेस्कटॉप, IaaS या AI टूल्स जिन्हें MCP के माध्यम से डेटा एक्सेस की आवश्यकता होती है। क्लाउड डेस्कटॉप उन पहले टूल्स में से एक है जो इस इंटीग्रेशन को सपोर्ट करता है, क्योंकि MCP एक प्रोटोकॉल है जिसे एंथ्रोपिक ने विकसित किया है। अन्य उदाहरणों में कर्सर, AI और NHN जैसे नो-कोड टूल्स शामिल हैं। ये MCP होस्ट्स के उदाहरण हैं। इसके विपरीत MCP क्लाइंट्स वे प्रोटोकॉल क्लाइंट्स होते हैं जो MCP सर्वर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन स्थापित करते हैं। MCP सर्वर हल्के प्रोग्राम होते हैं जो MCP प्रोटोकॉल के माध्यम से विशिष्ट कार्यक्षमताएं प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी सेवा का उपयोग MCP के माध्यम से करने के लिए उसे MCP सर्वर के जरिए एक्सेस किया जाता है। अगले पाठ में हम आपके प्रोजेक्ट्स में उपयोग के लिए उपलब्ध कई MCP सर्वर्स के बारे में बताएंगे। स्थानीय डेटा स्रोत जैसे कि फाइलें, डेटाबेस या आपके कंप्यूटर पर मौजूद सेवाएं MCP सर्वर्स द्वारा सुरक्षित रूप से एक्सेस की जा सकती हैं। ये वे टूल्स हैं जिनके लिए आप फंक्शंस विकसित करते हैं और फिर उन्हें अपने एजेंट के माध्यम से एक्सेस करते हैं। इसलिए यहाँ प्रोटोकॉल होस्ट और डेटा स्रोत के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा रिमोट सेवाएं जो इंटरनेट API के माध्यम से एक्सेस की जा सकने वाली बाहरी प्रणालियां हैं, उन्हें भी MCP सर्वर से जोड़ा जा सकता है। संक्षेप में, यही MCP प्रोटोकॉल की समग्र संरचना है। MCP को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह होस्ट, डेटा स्रोत और रिमोट सेवाओं के बीच API के माध्यम से एक मध्यवर्ती लेयर के रूप में कार्य करे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका उद्देश्य पहले सामने आने वाली इंटीग्रेशन की जटिलताओं को सरल बनाना है। यह विकासाधीन एजेंट्स या एप्लीकेशनों में नई कार्यक्षमताएं आसानी से, जल्दी और प्रभावी ढंग से जोड़ने की अनुमति देता है। मैं आपको क्लाउड डेस्कटॉप दिखाता हूं। यहाँ इंटरफेस का एक उदाहरण है। अगर आप चाहें तो इसे बाद में डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं दिखा रहा हूं कि यह विकल्प उपलब्ध है। डाउनलोड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर उपलब्ध है। यह इंटरफेस आपको इंटरैक्ट करने, फाइल सिस्टम जोड़ने, MCP सर्वर जोड़ने और MCP सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए जसो कोड परिभाषित करने की अनुमति देता है। रिस्टार्ट करने के बाद उपलब्ध MCP विकल्पों में दिखाई देंगे।
या आपके एजेंट की क्षमताओं का विस्तार करने की अनुमति देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई कोडिंग आवश्यक नहीं है। यह इस प्रोटोकॉल द्वारा दी जाने वाली एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह बिना प्रोग्रामिंग के नई कार्यक्षमताओं का त्वरित और आसान एकीकरण संभव बनाता है। स्वाभाविक रूप से एक कस्टम एमसीपी सर्वर बनाने के लिए प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होगी। इसके अलावा कुछ और विशिष्ट इंटीग्रेशन के लिए कोडिंग की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि कई मौजूदा सेवाओं के पास पहले से ही अपने एमसीपी सर्वर हैं। इसी बारे में मैं अगले पार्ट में बात करना चाहता हूं। सवाल यह है कि आप अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए एमसीपी सर्वर कहां से ढूंढ सकते हैं। यही मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इस सवाल का जवाब देने के लिए कि एमसीपी सर्वर कहां मिल सकती हैं, मैं इस पाठ की सामग्री पेश करना चाहता हूं। यहां मैं स्मिदली वेबसाइट पर हूं, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे एमसीपी प्रोटोकॉल के लिए अलग अलग सर्वर ढूंढने में आपकी मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। फिलहाल एमसीपी सेवा के माध्यम से 2923 क्षमताएं उपलब्ध हैं। ये वे नई सुविधाएं हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेट करना शुरू कर सकते हैं। सामग्री को फीचर्स और श्रेणियों के हिसाब से व्यवस्थित किया गया है, जैसे वेब सर्च, ब्राउज़र ऑटोमेशन, मेमोरी मैनेजमेंट, गिट वर्कफ्लो, एडवांस्ड वेब कंटेंट और ऐप इकोसिस्टम्स में डेटा। आपको जो भी ज़रूरत हो, यहाँ आपको प्रासंगिक जानकारी मिलने की अच्छी संभावना है। यहाँ एमसीपी स्पेसिफिकेशन सेक्शन भी है, जिसे हम पहले के पाठों में देख चुके हैं, लेकिन जो मैं आपको अब सच में दिखाना चाहता हूँ वे कुछ एमसीपी सर्वर हैं। मैं इस वाले से शुरू करूंगा, जो अब तक का सबसे ज्यादा देखा गया एमसीपी सर्वर है, सीक्वेंशियल थिंकिंग। इसके 4 लाख से भी ज्यादा व्यूज हैं। यहाँ एक ओवरव्यू उपलब्ध है, एक टूल सेक्शन है जिसमें और भी विवरण दिए गए हैं, और एक एपीआई सेक्शन भी है जो बताता है कि इसे कैसे एक्सेस करें। अगर आप ओवरव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको इंस्टॉलेशन के विकल्प दिखाई देंगे। एक विकल्प है क्लाउड डेस्कटॉप, जो कि हैरानी की बात नहीं, इसमें एमसीपी प्रोटोकॉल के साथ प्रत्यक्ष इंटीग्रेशन है क्योंकि इसे एंथ्रोपिक ने ही बनाया था। क्लाउड डेस्कटॉप के अलावा हमारे पास कर्सर एआई, विंडसर्फ, क्लेन और अन्य भी है। इनमें से सबसे लोकप्रिय हैं क्लाउड डेस्कटॉप और कर्सर एआई। ये दोनों कोड एडिटर हैं जिनमें एआई फीचर्स इंटीग्रेटेड हैं। अगर आप उदाहरण के लिए क्लाउड विकल्प चुनते हैं तो आप इसे npm के जरिए इंस्टॉल कर सकते हैं। और npm क्या है? npm जावास्क्रिप्ट का डिपेंडेंसी मैनेजर है। जब आप जावास्क्रिप्ट के साथ काम करते हैं, खासकर सर्वर साइड पर, तो आपको node.js इंस्टॉल करना जरूरी होता है। node.js इंस्टॉल करने से अपने आप npm भी शामिल हो जाता है, इसलिए node.js का सेटअप होना जरूरी है। अगर आप vnpm इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कमांड पेज पर दी गई है। अधिकांश एमसीपी सर्वर इंस्टॉलेशन जसो के जरिए किए जाते हैं। जसो सेक्शन के अंदर आपको मैक, लिनक्स और विंडोज के लिए इंस्टॉलेशन विकल्प मिलेंगे। सिर्फ उपयुक्त कमांड कॉपी करें और अपने टर्मिनल या इंस्टॉलर में पेस्ट कर दें। इस उदाहरण में हम क्लाउड डेस्कटॉप सर्वर की बात कर रहे हैं। सेटअप आवश्यक लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने के लिए npx का उपयोग करता है, इसलिए आपके पास node.js इंस्टॉल होना जरूरी है। अगर आप अपने टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट में npmv टाइप करते हैं तो यह इंस्टॉल की गई वर्जन दिखा देगा। अगर node.js या npm अभी तक इंस्टॉल नहीं है तो आप इसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। node.js इंस्टॉल करने से npm भी अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार यह हो जाने के बाद यह आपके टर्मिनल में पहचाना जाएगा। अब कर्सर एडिटर के लिए इसमें थोड़ा सा फर्क है। यह स्कूप का उपयोग नहीं करता, केवल npm और जसो का उपयोग करता है। जसो पर क्लिक करें, विंडोज चुनें और कमांड दिख जाएगा। इसे आपके लिए चलाया गया है ताकि आप इसे कॉपी करके कर्सर एआई में इस्तेमाल कर सकें। यह एमसीपी सर्वर को टूल में इंस्टॉल और इंटीग्रेट कर देगा। एक और सर्वर जो मुझे बहुत पसंद है वह गिटहब है।
मैं आपको जल्दी ही दिखाऊंगा कि इसे कैसे इंटीग्रेट करें। यह रिपोजिटरी बनाना, रिपोजिटरी सर्च करना, फाइल बनाना या अपडेट करना, फाइल अपलोड करना और भी बहुत कुछ जैसी सुविधाएं देता है। एक बार इंटीग्रेट हो जाने के बाद आप क्लाउड, डेस्कटॉप या कर्सर एआई से एजेंट्स का उपयोग करके फाइल्स बनाना और वर्शनिंग शुरू कर सकते हैं। जो भी काम आप आमतौर पर एजेंट के साथ करती हैं, अब आप वही सब गिटहब के साथ भी कर सकती हैं, एमसीपी सर्वर की वजह से। अगले पाठ में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे अपने पसंदीदा टूल में कैसे कॉन्फ़िगर और इंटीग्रेट करें। अगर आप चाहें तो अन्य एमसीपी सर्वर भी खोज सकती हैं। बहुत सारे उपलब्ध हैं, जैसे सुपरबेस, ब्रेव सर्च और अन्य। यहाँ बहुत सारी शानदार चीजें खोजने के लिए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इंस्टॉलेशन बहुत आसान है और आप तुरंत टेस्टिंग शुरू कर सकती हैं। यह आपको एक बढ़त देता है और एमसीपी सर्वर को अपने प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रेट करके जल्दी ही परिणाम देखना शुरू कर सकती हैं। यही मैं आज आपको दिखाना चाहता था। अगली क्लास में हम इंटीग्रेशन प्रक्रिया शुरू करेंगे। इस पाठ में हम कर्सर टूल डाउनलोड करेंगे, जो इस कोर्स के लिए हमारा आईडीई होगा। हम इंस्टॉलेशन प्रक्रिया भी देखेंगे। तो बस गूगल में कर्सर एआई टाइप करें। जैसा कि वेबसाइट बताती है, यह एक कोड एडिटर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित है। आप देखेंगे कि कई कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं और इसमें कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। आप वेबसाइट ब्राउज करके इनके बारे में और जान सकते हैं। यहाँ मुख्य उद्देश्य आपको उन एआई पावर्ड टूल से परिचित कराना है जिनका हम पूरे कोर्स में इस्तेमाल करेंगे। डाउनलोड फॉर विंडोज पर क्लिक करें। यह मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन यह अपने आप आपके सिस्टम को पहचान लेगा। डाउनलोड सेक्शन जाए, साइट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वर्जन चुन लेगी। मैं इंस्टॉलेशन शुरू करूंगा। पहली बार डाउनलोड किया था तब मुझसे वर्जन चुनने को कहा था। अब यह सीधे इंस्टॉलर पर जाता है। शर्तें स्वीकार करें, दोनों बॉक्स चेक रखें और इंस्टॉल क्लिक करें। अब कर्सर के बारे में थोड़ी जानकारी। यह एक आईडीई है, एक कोड एडिटर जो पूरी तरह से विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर बनाया गया है। उन्होंने वर्सेस कोड का एक फोर्क बनाया है। तो अगर आप पहले से इससे परिचित हैं, तो कर्सर का इस्तेमाल करते हुए आपको बिल्कुल घर जैसा महसूस होगा। फर्क यह है कि कर्सर में शक्तिशाली एआई टूल्स शामिल हैं जो आपकी उत्पादकता बढ़ाते हैं। ये टूल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके आपके कामों में आपकी मदद करती हैं। अगर हम फीचर सेक्शन पर क्लिक करें, तो सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वह है एजेंट्स। आपने हाल ही में एजेंट्स के बारे में काफी सुना होगा और कर्सर में ऐसे इंटेलिजेंट एजेंट्स शामिल हैं जो सीधे आपके कोड के साथ इंटरैक्ट करती हैं। ये आपके लिए नया कोड जनरेट कर सकती हैं। कल्पना कीजिए कि आपका चैट जीपीटी सीधे आपके आईडी में इंटीग्रेटेड है, बिना टैब बदले या कोई अतिरिक्त शुल्क दिए। यही असल में इसका आइडिया है। और यही सब कुछ नहीं है। आने वाले पाठों में हम कई और फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। इंस्टॉलेशन अब पूरा हो गया है, तो मैं फिनिश पर क्लिक करूंगा ताकि कर्सर एआई लॉन्च हो सके। आइए इसके खुलने का इंतजार करते हैं। या आपसे अकाउंट बनाने के लिए कह सकता है। मैंने यह स्टेप पहले ही किया है, इसलिए मुझसे नहीं पूछा गया। अगर आपसे साइन इन करने को कहे, तो सलाह है गिटहब अकाउंट इस्तेमाल करें, क्योंकि यह आपके रिपोजिटरी से इंटीग्रेट होता है। बस कनेक्शन को अधिकृत करें और आप तैयार हैं। इसके बाद आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी जो काफी हद तक विजुअल स्टूडियो कोड जैसी दिखती है। आप तुरंत ही कर्सर का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। मैं आपको जल्दी से प्राइसिंग ऑप्शंस दिखा देता हूं। अगर आप इसे सिर्फ मजे, जिज्ञासा या उस टूल के बारे में जानने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं जिसके बारे में सब बात कर रही हैं, तो आप फ्री प्लान ले सकते हैं। इसमें 2000 कंप्लीशंस और प्रीमियम फीचर्स तक धीमा एक्सेस है, जो इस कोर्स में हम कवर करेंगे उसके लिए काफी है। अगर आपको यह पसंद आ जाए और आप और एडवांस्ड फीचर्स चाहते हैं, तो एक प्रो प्लान भी उपलब्ध है। एक प्लस प्लान भी है जिसमें सभी प्रो फीचर्स $40 प्रति माह में मिलते हैं। अगर आप चाहें तो वार्षिक सब्सक्रिप्शन भी उपलब्ध है।
वो आइडिया यह है कि आपको इस टूल के बेसिक्स दिखाए जाएं। मैं यहाँ फिर से अकाउंट क्रिएशन सिम्युलेट नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले ही साइन अप कर चुका हूँ और टूल सीधे खुल गया। लेकिन आपके मामले में जब यह खुलेगा तो यह आपसे अकाउंट बनाने के लिए कह सकता है। आप शुरू से रजिस्टर कर सकती हैं या अपने ईमेल या गिटहब से लॉग इन कर सकती हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से गिटहब की सलाह देता हूँ। यह आसान और ज्यादा सहज है। यही सब मैं आपको इस लेसन में दिखाना चाहता था। अगले वीडियो में मैं कर्सर के इंटरफेस, इसकी मुख्य विशेषताओं और कुछ ऐसे शानदार टूल्स के बारे में बात करूंगा जो विजुअल स्टूडियो कोड में मिलने वाले टूल्स की तुलना में अलग और खास हैं। मैं इस तुलना का जवाब प्रैक्टिकल रूप में आने वाले सेशंस में दूंगा, खासकर जब हम कर्सर की एआई क्षमताओं के साथ काम करना शुरू करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, सभी को नमस्कार। इस लेसन में मैं आपको इस टूल का ओवरव्यू देने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया, यह विजुअल स्टूडियो कोड का फोर्क है। तो अगर आपने पहले वर्सेस कोड इस्तेमाल किया है तो इसे इस्तेमाल करते समय आपको घर जैसा लगेगा। ऊपर हमारे पास मेन्यू बार है। विजुअल स्टूडियो कोड या कर्सर एआई के साथ काम करते समय आप जिन मेन्यूज का अक्सर इस्तेमाल करेंगे उनमें एक है टर्मिनल। किसी ना किसी समय आपको इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। बस टर्मिनल मेन्यू में जाएं और नया टर्मिनल पर क्लिक करें। विंडोज में यह मूल रूप से एक पावरशेल टर्मिनल है जो कर्सर एआई में इंटीग्रेटेड है। अगर आप इसे विजुअल स्टूडियो कोड में खोलते हैं तो स्क्रीन बिल्कुल वैसी ही दिखती है। आप यहां से सीधे विंडोज पावरशेल कमांड्स चला सकती हैं, डायरेक्टरीज में नेविगेट कर सकती हैं, एक फोल्डर पीछे जा सकती हैं, दूसरे फोल्डर एक्सेस कर सकती हैं, कमांड्स चला सकती हैं, स्क्रीन क्लियर कर सकती हैं, वगैरह। यहाँ विचार बहुत सीधा है, बिल्कुल वर्सेस कोड की तरह। आपको जो भी चाहिए सब यहाँ उपलब्ध है। कभी कभी आप एक साथ कई टर्मिनल टैब खोलना चाहेंगे। शायद आप एक प्रोग्राम चला रही हैं और दूसरा टैब खोलना चाहते हैं। बस प्लस बटन पर क्लिक करें और एक नया टर्मिनल टैब खुल जाएगा। आप सब कुछ कर्सर एआई या विजुअल स्टूडियो कोड में कर सकते हैं। अब इंस्टॉल के लिए सीएमडी खोलने की जरूरत नहीं। सारी चीजें यहीं की जा सकती हैं। अब एक और चीज जो कभी कभी यूजर्स को कंफ्यूज कर देती है वह है कर्सर एआई के अंदर फोल्डर कैसे खोलें। इसके कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका दिखाऊंगा। मान लीजिए मैं एक फोल्डर बनाता हूं जिसका नाम कर्सर एआई है और वह किसी दूसरे फोल्डर के अंदर है। मैं इस फोल्डर के अंदर काम करना चाहता हूं ताकि स्क्रिप्ट्स और प्रोजेक्ट्स बना सकूं। इसे कैसे खोलूं? एक तरीका है मेन्यू से ओपन फोल्डर पर जाना। अपने फोल्डर को ढूंढें, जैसे उदेम्य 2025 एआई, कर्सर एआई। इसे चुनें और सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करें। एक और तरीका जो मुझे और भी आसान लगता है वह है ड्रैग एंड ड्रॉप। बस फोल्डर को कर्सर एआई में ड्रैग कर दें। जब आपका माउस कर्सर एआई विंडो के ऊपर हो और ग्रे एरिया दिखे तो माउस छोड़ दें और फोल्डर वहीं खुल जाएगा। मूल रूप से इसी तरह हम प्रोजेक्ट्स खोलते हैं। अपने स्क्रिप्ट्स को खास फोल्डर्स में व्यवस्थित रखना बहुत ही उपयोगी है। अब थोड़ी देर के लिए टर्मिनल को बंद करते हैं। चलिए ऊपर के सेक्शन को देखते हैं। बाईं और आपके पास एक्सप्लोरर है। यह आपके फोल्डर का नाम और फाइल्स दिखाता है। आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर सर्च कर सकते हैं, गिट वर्जन कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्सेस कोड में उपलब्ध वही एक्सटेंशंस कर्सर एआई में भी उपलब्ध हैं। बाईं और आपको अपनी फाइल्स दिखेंगी और बीच में आपका कोड। यहाँ एक चैट फंक्शन भी है, जैसे कि ChatGPT बिल्कुल अंदर ही मौजूद हो। अगर यह खुला नहीं है तो आप Ctrl+L दबाकर इसे खोल सकते हैं। हम इसे बाद में इस्तेमाल करेंगे। यह ऐसा है जैसे ChatGPT या DeepSI कार एक कर्सर एआई में एम्बेड हो। सवाल पूछने टूल से बाहर जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ बिल्ट इन है। वर्सेस कोड में आपको यह सब पाने के लिए एक्सटेंशन इंस्टॉल करने पड़ते थे। यहाँ सब कुछ पहले से तैयार है। एक और महत्वपूर्ण फीचर है फाइल प्रेफरेंसेस, फिर कर्सर सेटिंग्स में जाएं। वहीं पर आपको मॉडल्स मिलेंगे। यह कर्सर एआई की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। यह एंथ्रोपिक्स, क्लॉड 3.5 और 3.7
ओपनएआई के GPT और O1 मॉडल जैसे कई मॉडल्स को सपोर्ट करता है। आप चाहे तो DPSIC, R1 जैसे अन्य मॉडल्स को भी इंटीग्रेट कर सकती हैं। ये मॉडल्स तब काम आएंगे जब हम चैट और एजेंट्स के साथ काम करना शुरू करेंगे, जिसे हम आने वाले पाठों में कवर करेंगे। और सबसे ऊपर MCP सर्विसेज, इनसे आप अलग अलग सर्विसेज को सीधे अपने एजेंट में प्लग कर सकती हैं। बहुत ही शानदार। हम MCP सर्वर्स के लिए एक अलग सेशन रखेंगे। तो बस इतना ही। हमने टूल का अवलोकन किया, मुख्य रूप से लेआउट और संरचना पर ध्यान दिया। अब जब आप थोड़ा और परिचित हो गए हैं, तो हम उन पाठों की ओर बढ़ेंगे जो कर्सर AI के अंदर AI फंक्शनैलिटी पर केंद्रित हैं। अगली कक्षा में मिलते हैं। ठीक है सभी लोग, इस पाठ में मैं आपको एक तरीका दिखाना चाहता हूं जिससे आप कोड को सीधे कर्सर के अंदर जनरेट कर सकते हैं। AI ठीक है, मैं यहां सब कुछ बंद कर रहा हूं और इस फोल्डर से बाहर निकल रहा हूं। अब कर्सर AI फोल्डर में जा रहा हूं जो मैंने पिछले पाठ में बनाया था और वह खाली है। अब इसे देखिए, जब पता चलता है कि अंदर कुछ नहीं है तो खुद हमारे लिए एजेंट सेटअप कर देता है। विकल्प क्लिक करें। हमारे पास एजेंट, आस्क और एडिट है। इस पाठ में हम मुख्य रूप से एजेंट और आस्क को ही एक्सप्लोर करेंगे। मूल रूप से इस बिंदु पर आपको एजेंट के बारे में एक बात समझनी चाहिए। अभी तक कुछ भी नहीं बनाया गया है, तो फिर विचार क्या है? आप योजना, शोध या निर्माण के लिए कर्सर AI एजेंट का उपयोग कर सकते हैं। यह स्पष्ट है। कुछ भी बनाओ तो देखें क्या यह सच में उस दावे पर खरा उतरता है। अगर यह सब कर सकता है तो मैं बताऊंगा कि मैं पाइथन के साथ काम करूंगा। बेशक आप किसी भी भाषा का उपयोग कर सकते हैं, जावा, जावास्क्रिप्ट, PHP, C#, Go। ध्यान दें, यह टूल भाषा स्वतंत्र है क्योंकि यह उन्हीं मॉडलों का उपयोग करता है जिनका हमने पिछले पाठ में उल्लेख किया था, जैसे क्लॉड, GPT और एंथ्रोपिक से 1 के मॉडल। यह कहने के बाद मैं पूछूंगा, पांडा से एक CSV फाइल पर डेटा विश्लेषण तैयार करें जिसमें चार्ट हो। मैंने इसे एक बहुत ही सामान्य अनुरोध दिया। CSV फाइल पर पांडा का उपयोग करके डेटा विश्लेषण जिसमें कुछ चार्ट जनरेशन भी शामिल है। एंटर दबा रहा हूं, यह अब जनरेट कर रहा है। मैं आपकी मदद करूंगा पांडा के साथ डेटा विश्लेषण बनाने में। सबसे पहले इसने वह पाइथन फाइल बनाई जो विश्लेषण को संभालती है। फिर इसने सैंपल डेटा फाइल जनरेट की और कोड को सीधे dataanalysis.py नाम की फाइल में डाल दिया। इसने requirements.txt भी जोड़ा जिसमें जरूरी लाइब्रेरी और उनके वर्जन शामिल हैं। काफी अच्छा है, यह इसे स्टेप बाय स्टेप समझाता भी है। यह कहता है कि इसने 4 प्रकार के चार्ट बनाए हैं: हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट और टाइम सीरीज। अगर आपके पास ये लाइब्रेरी पहले से नहीं है तो आप requirements.txt में जा सकते हैं जहां डिपेंडेंसीज की लिस्ट दी गई है। मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो ये है कि इसमें लाइब्रेरी के सटीक वर्जन भी शामिल है। तो बस यहां एक्सेप्ट पर क्लिक करें। हो गया। आप कोर्स सेक्शन में भी नीचे जाकर एक्सेप्ट पर क्लिक कर सकते हैं। कभी कभी इसमें कोई एरर आ सकता है। अगर ऐसा होता है जब आप इसे रन करने की कोशिश करते हैं तो बस एजेंट को एरर की डिटेल्स दे और यह कोड को रिफैक्टर कर सकता है, बग्स ठीक कर सकता है वगैरह। अब मान लीजिए कि आपके पास पहले से ये लाइब्रेरीज नहीं है। मैं ऐसा करता हूं क्योंकि मैं हर समय डेटा विश्लेषण पर काम करता हूं। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो दिए गए निर्देशों का पालन करें। आवश्यकताएं .txt पर लागू करें पर क्लिक करें। यह तुरंत निर्भरताएं लागू कर देता है और फिर आप लागू करें पर भी क्लिक कर सकते हैं। वास्तव में आप टर्मिनल खोलते हैं और उसे चलाते हैं। EIP install requirements.txt, इससे सभी आवश्यक पैकेज स्थापित हो जाते हैं। चूंकि मेरे पास पहले से ही ये है, इसलिए मैं वह कमांड नहीं चलाऊंगा। इसके बजाय आप पाइथन को कॉल कर सकते हैं और विश्लेषण फाइल चला सकते हैं। बस पाइथन टाइप करें, टैब दबाएं ताकि फाइल का नाम अपने आप पूरा हो जाए
और एंटर दबाएं। आइए देखें कि क्या यह सही से काम करता है। सारांश के तौर पर इसने पैंडास के साथ एक डेटा विश्लेषण बनाया, सब कुछ इंपोर्ट किया। सीबर्न के साथ थोड़ी समस्या आई। आइए एक नजर डालते हैं। मैं त्रुटि कॉपी कर एजेंट को बताऊंगा, देखते हैं क्या करता है। समस्या ठीक कर रहा है। लगता है इसे समस्या मिल गई। इसे ठीक कर दिया और सीबॉर्न को वर्जन 0.8 में अपडेट कर दिया। आइए इस सुधार को स्वीकार करें और फिर से चलाएं। अब सब कुछ तैयार है। लगता है इस बार यह बिल्कुल सही चला। यह रहा बिक्री विश्लेषण। काफी बढ़िया है। इसे बंद कर देता हूं। देखो यह कितना शानदार है। इसने हमारे लिए विश्लेषण तैयार कर दिया है ना। शायद आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं तो यह पहले ही चैटजीपीटी या किसी और टूल से कर लेता हूं। यहाँ बात यह है कि सब कुछ एक ही टूल में एकीकृत है। जब मैंने एजेंट को प्रॉम्प्ट भेजा तो उसने अपने आप फाइल बना दी और कोड डाल दिया। यह एक बहुत बड़ा फायदा है। इसने तो एक कोरिलेशन मैट्रिक्स भी बना दी, जो कमाल की बात है। जैसा कि मैंने पहले बताया, कभी कभी इसमें कोई त्रुटि आ सकती है। ऐसी स्थिति में बस त्रुटि को थोड़ा सा संदर्भ देकर फिर से भेज दे। अरे, जिस तरह से आपने किया उससे यह समस्या आ गई। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? और यह कर देगा। साथ ही ध्यान रखें, मैंने तो बस वही कोड चलाया जो मुझे मिला था, लेकिन आप चाहें तो इसे अपनी मर्जी के हिसाब से बदल सकते हैं। तो सोचिए, यह आपकी समझ के लिए कितना ताकतवर हो सकता है ना? हम इसे यही कहते हैं।